सुप्रभात, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में कश्फी। और हमारे खास बुलेटिन में आज गुड मॉर्निंग इंडिया में हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मैं आपके साथ ऋतु और बड़ी और अहम खबरों के साथ आपको बताएंगे देश का मूड, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। और देखिए, इस वक्त आपको बता दें, सबसे पहले बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं कि आज कौन कौन सी खबरों पर नजर रहेगी और इस बुलेटिन के जरिए कौन कौन से अपडेट हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे की, जहां सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह कोहरे की वजह से हुए भीषण हादसे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें तकरीबन 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दूसरी खबर में हम बात करेंगे गोवा नाइट क्लब अग्निकांड की, जिसके आरोपियों को आज थाईलैंड से भारत लाया जा रहा है। लूथरा ब्रदर्स पर लापरवाही और सेफ्टी नियम तोड़ने के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि इस अग्निकांड में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और तीसरी भी अहम खबर रहने वाली है, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की बात करेंगे, जहां आतंकियों से मुठभेड़ में घायल एसओजी के जवान शहीद हो गए। मौके पर फिलहाल भारी सुरक्षा बल मौजूद है और आतंकियों की तलाश की जा रही है। और चौथी और आखिरी खबर में हम बात करने वाले हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जिस पर आज कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अहम बुलेटिन की। गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ, मथुरा से, जो कि सामने आ रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 4 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है और 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। मौके पर राहत बचाव का कार्य भी जारी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है मथुरा में। सुबह सुबह एक बड़ा हादसा होगा। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि 4 से 5 बसों और कार में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में जहां एक तरफ 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं कई लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो देखिए, लगातार इसको लेकर तस्वीरें भी सामने आ रही है और हादसे के दौरान 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है। आपको बता दें, टक्कर के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और इसके बाद का जो मंजर है यमुना एक्सप्रेसवे का, वो तस्वीरें इसकी बानगी दे रही है। मौके पर राहत बचाव का काम भी जारी है और आग लगने के बाद चीख पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया और आपको बता दें, वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां पर एक्सप्रेसवे पर जो तस्वीर सामने आई वो कहीं ना कहीं भयावह थी। इसकी वजह से जो लोग वहां से ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ये अपने आप में दिखाती है कि पूरी जो घटना है, ये पूरा हादसा जो है, कितना ज्यादा भीषण था। और मथुरा एक्सप्रेसवे की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। टक्कर के बाद कई और जो अन्य गाड़ियां उस दौरान वहां पर मौजूद थी, उनमें आग लग जाती है। एकाएक जो है अफरा तफरी का माहौल भी बन जाता। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ये दुखद हादसा आज हुआ है। आगरा से नोएडा जाने वाले 127 माइल स्टोन पर 3 छोटी गाड़ियां थी जो मौके पर पहले टकराई थी और उसके पीछे से बसें आई हैं, तो बसें टकरा गई हैं। कुल 7 बसें टकराई हैं, जिसमें से एक रोडवेज बस है और बाकी की 6 स्लीपर बस हैं। तत्काल हमारी यूपी 112 पे कॉल हुई थी। 3 हमारी यूपी 112 की गाड़ियां तत्काल मौके पहुंची। जो सेफ थे उनको निकाल लिया गया था, जो इंजर्ड थे उनको तत्काल अथॉरिटी की एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। और इसके बाद हमारे 11 फायर टेंडर मौके पर आए हैं, क्योंकि सभी बसों में आग लग गई थी। तत्काल आग पे काबू पा लिया गया है और अभी हमारी जो फायर फाइटिंग टीम है वो सब काम कर रही है। एक्सीडेंट भयंकर था। आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी। 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई मुरैना उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई। मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा।
इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक जुड़ चुके हैं। प्रेम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं और आखिर ये हादसा हुआ कैसे? देखिए, जिस तरह से सुबह तड़के 4:30 बजे की ये जो दुखद और बड़ी दर्दनाक घटना है, ये माइलस्टोन 127 की ये घटना है, जब सुबह लो विजिबिलिटी की चलते 7 बसें और 3 छोटी गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ये जो गाड़ियां थी, ये आगरा से नोएडा जा रही थी और उसके बाद में एकाएक जो गाड़ियां एक दूसरे में भिड़ी, उसके बाद में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। जो आसपास के ग्रामीण इस धमाके को सुनकर जो भागे तो देखा कि वहां पर जो है बड़ी आग की लपटें थी, जिसके बाद में एकाएक ये बसें और गाड़ियां जलती गई, जिसमें बताया जा रहा है, जिस तरह से अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है उसके बाद में पता चला है कि 4 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग करीब घायल है। इसमें बड़ी संख्या में 20 से ज्यादा एम्बुलेंस के जरिए से जो है अस्पतालों में घायलों को पहुंचाया गया और दमकल की गाड़ियां वहां पर अभी भी रेस्क्यू टीम वहां पर चल रहा है, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो मानव कंकाल है अभी भी वो बसों में है, जो बसें जल गई हैं और उनको अभी जो है फायर ब्रिगेड की टीम 4 लोगों ने जान गंवा दी इस हादसे में, ये बताइएगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो तस्वीर आ रही है वो अपने आप में डरा देने वाली है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आमतौर पर होती रहती है, क्योंकि अभी जो मौसम है, कोहरे की मार भी लोग झेल रहे हैं, विजिबिलिटी कम है। ऐसे में वहां पर प्रयास किस तरीके से किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, ताकि ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं इन पर रोक लग सके? देखिए, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है तो लोग विजिबिलिटी के चक्कर चलते जो है लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। जिस तरह से प्रशासन द्वारा एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है कि अगर विजिबिलिटी कम है तो लोग सफर कम करें, क्योंकि लोग विजिबिलिटी के चक्कर में देखा जाता है कि ज्यादातर ऐसी घटनाएं सामने आती है जब एकाएक होकर जो तेज रफ्तार में जो गाड़ियां है उसके बाद में संभलती नहीं है और उसके बाद में ऐसी दर्दनाक घटना सामने आती है। तो प्रशासन द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है। प्रशासन द्वारा लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि लोग विजिबिलिटी के चक्कर में लोग ज्यादातर यात्रा ना करें, अपने घरों पर रहें और हो सके तो विजिबिलिटी कम होने के बाद ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। प्रेम, इसके अलावा ये बताइएगा, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है बताया गया कि क्लियर नहीं हो पा रहा था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जैम लग गया था, तो ऐसे में वैकल्पिक तौर पर इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर कौन सा रूट बनाया गया है प्रशासन द्वारा? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी दी गई है? बिल्कुल, जिस तरह से इसके बाद में जब नोएडा एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे जब बाधित हुआ उसके बाद में यहाँ पर प्रशासन द्वारा एकाएक करके अब जो है यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा रहा है। पहले बंद भी किया गया था इसको लेकर और एक्सप्रेसवे बहुत करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। इसके बाद में अब जो है प्रशासन द्वारा एकाएक करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है, धीरे धीरे करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लंबा जाम लगा, जिसके बाद में जब घटना हुई तो अब प्रशासन द्वारा जो गाड़ियां हैं उसको लेकर दोनों रूटों को चालू कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ये मथुरा एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ और यहाँ पर इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली है और इसी लिहाज से प्रशासन जो है आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और खबर अब गोवा से बताते हैं। गोवा के चर्चित नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा आज भारत लाए जा सकते हैं। भारत सरकार के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने पिछले हफ्ते फुकेट के एक होटल से उन्हें हिरासत में लिया था। दोनों के पासपोर्ट रद्द करते हुए इंटरपोल के जरिए ब्लू नोटिस भी जारी किया गया था। अब इसी मामले में उन्हें निर्वासित कर दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत में भी ले लेगी। फिर पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा, जहां ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जाएगा और आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको बता दें कि दरअसल पिछले महीने गोवा के अरपुरा इलाके में मौजूद बर्च बाय रोमिया लेन नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ टूरिस्ट भी शामिल थे। इसके बाद आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है। इस मामले में गोवा पुलिस ने 60 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं। क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह समेत कई लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा क्लब के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और गुप्ता बीमारी का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गए थे। इसके बावजूद पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। बिल्कुल, तो देखिए, ये पूरा मामला जो है गोवा नाइट क्लब को लेकर के जो तस्वीर सामने आई थी, अब प्रत्यर्पित करके थाईलैंड से वापस दिल्ली भारत लाया जा रहा है। दोनों ही जो आरोपी है, चाहे सौरभ लूथरा की बात करें, गौरव लूथरा की बात करें, ऐसे में जब ये हादसा हुआ था 25 लोगों की मौत हो गई थी और सीधे सीधे आरोप लूथरा ब्रदर्स पर लगा। लूथरा ब्रदर्स एकाएक भारत छोड़ करके भाग गए, यहाँ से थाईलैंड चले गए और उसके बाद जब जानकारी मिली तो
पूरी तरीके से एक्शन मोड में आते हुए गोवा पुलिस जो है अब इसको लेकर एक्शन कर रही है। टीमें रवाना हो चुकी है थाईलैंड के लिए, फुकेट के लिए, और ऐसे में अब प्रत्यर्पित करके भारत किसी भी वक्त लाया जा सकता है। और जो प्रक्रिया है हम देख रहे थे 2 से 3 दिनों से लगातार उस प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही थी, प्रत्यर्पण का रास्ता क्लियर कर दिया गया था। रजनीश मेरे साथ, मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया। रजनीश, देखिए अब माना जा रहा है कि आज जो है लूथरा ब्रदर्स जो है भारत की सरजमी पर आ सकते हैं, उसके बाद अरेस्टिंग होगी, हिरासत में भी लिया जाएगा। गोवा पुलिस आगे क्या करने वाली? देखिए, आज लूथरा ब्रदर्स को 10:50 की बैंकॉक की जो है फ्लाइट से लाया जाएगा, जो बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से उड़ेगी, उड़ान पड़ेगी, और 4 घंटे 35 मिनट की उड़ान के बाद ये तकरीबन 1:55 पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे लैंड करेगी। यहाँ पर पहले से ही गोवा पुलिस और जो दिल्ली पुलिस है वो पहले से ही एयरपोर्ट पे मौजूद रहेगी, और यहीं से जो गोवा पुलिस है वो लूथरा ब्रदर्स को अरेस्ट करेगी और उसके बाद मेडिकल करवा के उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद उनको सीधा गोवा ले जाया जाएगा, वहां पर बाकी आगे की जो तफ्तीश है वो वहां पे की जाएगी। जी रजनीश, इसके अलावा ये भी बताइएगा, क्योंकि आज भारत लाया जा रहा है इन दोनों ही भाइयों को, जो कि मुख्य आरोपी है, नंबर 1 वांटेड है इस पूरे मामले में, और अब गोवा पुलिस की जो दृष्टि है, जो उनकी समझ है, वो इस मामले को लूथरा ब्रदर्स के एंगल से जांच करना चाह रही है। लेकिन एकाएक ये भी बहुत दिलचस्प है कि कैसे थाईलैंड का रास्ता इन दोनों ही भाइयों ने निकाल लिया, भारत से रवाना हो गए, भारत से रफू चक्कर हो गए। जैसे जिस दिन ये पूरा अग्निकांड हुआ था उसी दिन ये जो दोनों लूथरा ब्रदर्स थे, इन्होंने बैंकॉक की फ्लाइट अपने ऑफिस के स्टाफ के जरिए बुक कराई थी और उसके बाद ये बैंकॉक के लिए निकल गए थे। हालांकि बैंकॉक जाने के बाद भी जब भारतीय एजेंसियों ने इनको ट्रैक किया, उसके बाद इनको जो बैंकॉक है वहां पर डिटेन किया गया। इन लोगों ने अपनी डिटेनिंग से पहले ही दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दाखिल की थी, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। इसके बाद इनकी गिरफ्तारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था। जब इनको ट्रैक किया गया था फुकेट में, तो उसके बाद जो बैंकॉक की एजेंसीज है, पुलिस है, उनको इस बारे में सूचना दी गई थी, जिसके बाद बैंकॉक की पुलिस ने इनको डिटेन किया और भारतीय एजेंसियों और पुलिस को इस बारे में जो इत्तला दी, उनकी इंफॉर्मेशन दी। इसके बाद जो है वो गोवा पुलिस की एक टीम बैंकॉक के लिए रवाना हुई और एक टीम दिल्ली में इस समय मौजूद है। और जब ये 1:55 पर जो इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E106 जो एयरबस है A321, इस पे जो बैंकॉक की फ्लाइट से ये दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही गोवा पुलिस मौजूद है और गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ही जो लोग हैं ये इनको अरेस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करके इसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी। ट्रांजिट रिमांड चाहे 1 दिन की मिले या 2 दिन की मिले, जब भी ट्रांजिट रिमांड मिलेगी तो तुरंत उसके बाद इनको गोवा लेके रवाना हो जाया जाएगा गोवा पुलिस के द्वारा, और बाकी की जो आगे की तफ्तीश है वो सारी गोवा में होगी कि आखिर कैसे। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कई ऐसे अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं। इससे पहले कि हम केसेस को अगर खंगाले, तब वो राणा का केस आपको याद होगा, NIA की टीम जब लेकर आई थी, पालम एयरबेस पर लैंडिंग हुई थी, एकाएक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नजरिए से उसके मद्देनजर सीक्रेटिव एक अंदाज अपनाया गया था उसे ले जाने के लिए। अनमोल बिश्नोई का केस आप देखिए। अब ऐसे में अब जब इन दोनों भाइयों को लाया जा रहा है, जो कि मुख्य तौर पर आरोपी है इस पूरे मामले में लेकर, और कई जो मौतों का जो संख्या सामने आया था जब इस अग्निकांड को लेकर के बात सामने आई, तो ये मामला कैसा आप देख रहे हैं अन्य मामलों के इत्तला? देखिए, चाहे वो तहूर राणा का मामला हो या अनमोल बिश्नोई का मामला हो, वो दोनों ही लोग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय एजेंसियों की रडार पे थे और मोस्ट वांटेड थे। तहूर राणा की जहां तक बात है, तहूर राणा का पिछला क्रिमिनल बैकग्राउंड था। उसने मुंबई ब्लास्ट को अंजाम दिया था जिसमें सैकड़ों लोग मर गए थे। जो इरादतन ये ब्लास्ट को अंजाम दिया गया ताकि लोगों की जानमाल की हानि हो। वहीं अनमोल बिश्नोई की बात की जाए तो अनमोल बिश्नोई ने बाहर से बैठकर भारत में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवाया, जिसके चलते वो भी मोस्ट वांटेड था। लेकिन लूथरा ब्रदर्स के केस में ऐसा नहीं है। लूथरा ब्रदर्स का पिछला कोई पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, उनकी ये गलती जरूर है और उनका ये जो गुनाह जरूर है कि वो बिना एनओसी के अपना बार चला रहे थे, अपना जो उन्होंने नाइट क्लब है वो चला रहे थे, बिना एनओसी के, बिना किसी वैध परमिशन के सारा अपना काम कर रहे थे। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद बाहर बात हुई
उनका गुनाह इतना है। इसीलिए जो प्रोटोकॉल जो तहव्वुर राणा या फिर अनमोल बिश्नोई के लिए अपनाया गया था, वो प्रोटोकॉल इनके लिए नहीं अपनाया जाएगा। इनको एक साधारण अपराधी की तरह गिरफ्तार किया जाएगा और साधारण अपराधी की तरह ही इनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि अन्य मामलों के इतर ये क्योंकि पहले से लूथरा ब्रदर्स के हिस्ट्री में ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, तो उसके मद्देनजर जो है कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां पे जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के एक सुदूर वैन गांव में सोमवार शाम सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि एक आतंकवादी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। ये मुठभेड़ पहाड़ी जिले के मजालता क्षेत्र के सुहान गांव में तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादियों को घेर लिया था। शुरुआती गोलीबारी में एक एसओजी जवान घायल हो गया, जिसने बाद में दम तोड़ दिया। फिलहाल मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और सेना का बड़ा पैमाने पर आतंकवादियों की तलाश अभियान लगातार जारी है। तो देखिए लगातार तलाश अभियान जारी है और इसके साथ साथ आपको बता दें लगातार साउथ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो प्रोसेस है वो सैनिटाइजेशन का जारी है, वहाँ पर क्लीन करा जा रहा है और स्लीपर सेल्स जैसे एक्टिव थे। हमने तमाम मामलों को लेकर के देखा, जैश ए मोहम्मद को लेकर के जो एक तरह से पूरा जो नेक्सस है जो चल रहा है पाकिस्तान से एक्टिव है, उन आतंकवादियों को घेरने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती गोलीबारी में एक एसओजी जवान के घायल होने की जानकारी जब मिली, इसके बाद और ज़्यादा क्रिटिकली क्रूशली इस पूरे मामले को लेकर के जो हमारी टीम्स है, जो जांच एजेंसियां हैं, वो तलाश रही है, खंगाल रही है इस पूरे इलाके को। और मुठभेड़ के बाद स्पेशली एसओजी का जो जवान जिसने दम तोड़ दिया, उसको लेकर जानकारी मिल रही है कि मौके पर अब अतिरिक्त पुलिस बल जो है तैनात कर दिए गए हैं और स्पेशली इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और नजर यहाँ पर सेना का बना हुआ है, सेना की नजर यहाँ पर बनी हुई है। बड़े पैमाने पर आतंकियों की तलाश भी की जा रही है, यानी कि इनपुट्स कुछ ऐसे रहे होंगे सिक्योरिटी के लिहाज से, उस लिहाज से जहां पर किस तरीके से जो मुखबिर तंत्र जो कह रहा है वहां आतंकियों की गतिविधियां कुछ इस तरीके से संदिग्ध पाई गई होंगी, जो इसके बाद इस तरीके से तलाशी अभियान जो है वो जारी है। नासिर मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। नासिर, हम देख रहे हैं कि लगातार इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में स्पेशली साउथ कश्मीर में जो हलचल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। इस ताज़ा जो जानकारी मिली है मुठभेड़ को लेकर, शहीद भी हमारा एक जवान हुआ, अब इस लिहाज से वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर प्रबंध किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब से हमने देखा कि कुछ दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार आतंक पे जो है कड़ा प्रहार किया जा रहा है, आतंकियों को जो है जेल के पीछे धकेला जा रहा है। और ग्राउंड की बात करें, वही कल देर रात जो है सुरक्षा बलों की कड़ी सूचना मिली थी कि उधमपुर के इलाके में जो है 2 से 3 पाकिस्तानी के जैश के आतंकी जो है वो मौजूद है। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पे वहां पे कोऑर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन किया, स्पॉट पे पहुंचे तो अंदाजन गोलियां जो है आतंकियों ने बरसाई, जो फिर एक मुठभेड़ में तब्दील हुई। उन गोलियों में जो है एक एसओजी का जवान जो है वो तब घायल हुआ। उसके बाद उसको नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया जहां वो अपना दम तोड़ बैठा। अभी भी अगर देखा जाए पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है और अभी भी जो है मुठभेड़ आतंकी और ज्वाइंट टीम और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जो है जारी है। कल देर रात ही मजीद सुरक्षा बलों की तैनाती जो की गई, तमाम तर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जितने भी है उनको जो है सील किया गया ताकि आतंकी जो है स्पॉट से फरार होने में कामयाब ना हो। कहीं ना कहीं अगर देखा, जैसे हमने परसों से लगातार कहा कि जो पीर पंजाल, दोड़ा और कुटवा इलाका है वहां पे पाकिस्तान के आतंक है, तो कल उधमपुर के इलाके में भी जो है आतंकी, पाकिस्तान के आतंकी जैश मोहम्मद से जिनका वाबस्ता है वो वहां पे जो है ट्रैक हुए हैं। और अभी जो है नासिर, मौजूदा हालात कैसे बने हुए हैं, पाकिस्तान से जो कनेक्शन सामने आ रहा है उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए, पहली बात नहीं है कि इस मुठभेड़ में खाली पाकिस्तान के साथ ये तार जुड़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि 2008 से लेकर या उनसे पहले भी हमने देखा कि 2010 जितने भी आतंकी हमले यहाँ पे हुए या जितने भी आतंकवादी यहाँ पे मारे गए, उनका कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ है। चाहे पहलगाम अटैक की बात करें, चाहे दिल्ली प्लास्टिक की बात करें या चाहे हम आज उधमपुर मुठभेड़ की बात करें, तो इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कनेक्शन है। क्योंकि हमने देखा
जितने भी लेकिन नासिर ये बताइएगा, क्योंकि अगर हम इस मामले को देखें, इस मुठभेड़ को देखें, वो क्या मुखबिरी तंत्र से इनपुट मिला था, जानकारी मिली थी जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई, पुलिस को जानकारी कैसे मिली, और अब इस लिहाज से आगे ये मामला आपको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिला था वो ह्यूमन इनपुट मिला था, क्योंकि लगातार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ आम शहरी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले बहुत देर है, जहाँ पे भी आम लोगों को एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखता है, उसके बाद तुरंत जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस या भारतीय सेना यानी सुरक्षा बलों को जो है अलर्ट किया जाता है, उन पे जो है वो इनपुट दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे मुठभेड़ हुआ। मुझे लगता है कि आज शाम तक या कुछ समय के बाद ही जो है आतंकियों को जो है ढेर किया जाएगा और ये ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेहरू द्वारा शुरू किए गए अखबार नेशनल हेराल्ड से एक जुड़ा मामला सामने आया है, जिसमें आज राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट को अब ये तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले या फिर नहीं। इसको लेकर 29 नवंबर को भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि तीसरी बार कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। असल में ये मामला 3 कंपनियों AJL, डोटेक्स मर्चेंडाइज और यंग इंडियन से जुड़ा हुआ है। इन सभी पर एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी AJL को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। और इसको लेकर राहुल गांधी ने से ईडी की पूछताछ भी जारी है। ईडी लगातार खंगाल रही है कि नेशनल हेराल्ड का जो ये मामला है, इसमें राहुल गांधी की संलिप्तता किस तरीके से है, सोनिया गांधी की संलिप्तता कैसे है, और इस पूरे मुद्दे को लेकर के लगातार जो है बीजेपी घेरती भी आई है। फिलहाल इस मामले में आज फैसला आने वाला है और अब देखना होगा कि ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान लेगी या नहीं लेगी। अब ऐसे में नेशनल हेराल्ड का मामला दर्शक जो जानते होंगे, सब समझते होंगे कि ये पूरा मामला काफी समय से चलता हुआ आ रहा है और काफी समय से इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार भी काफी तेज हो रहा है।